हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नर्सिंग करंट एंड प्रैक्टिकल में। सो वी आर गोइंग टू डू एमसीक्यूज ऑफ नर्सिंग एग्जाम्स। अगर अभी तक आपने लास्ट वीडियो चेकआउट नहीं किया है तो कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो देयर आर 80 क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डू। फर्स्ट क्वेश्चन इज नॉर्मल कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो। कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो इन सीपीआर कितना होता है? एज कुछ मेंशन नहीं है यहाँ पे, सो विल कंसिडर हियर एज ए अडल्ट। Option 1 30:2, 2 is 15:2, 3 2:30 and 4 15:1. So right answer is in adult 1 30:2. Normal compression to ventilation ratio in CPR in adult 30:2. Next, while using a cardiotocogram, the given fetal heart rate to uterine contraction relation shows the fetal heart rate gradually decrease and return to baseline, but neither of deceleration occur after the peak of each uterine contraction. NST जो कार्डियोटोकोग्राम करते हैं तो उसमें पूछा है फीटल हार्ट रेट ग्रेजुअली कम होता है एंड रिटर्न टू बेसलाइन, बट उसमें डिसेलरेशन नहीं दिख रही है, अभी तक उसमें डिसेलरेशन नहीं है एज द पीक ऑफ ईच यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, मतलब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन पीक पे है फिर भी वहाँ डिसेलरेशन नहीं हुआ है। तो ये कौन सा कंडीशन है? ए अर्ली डिसेलरेशन, 2 लेट डिसेलरेशन, 3 वेरिएबल एंड 4 एक्सेलरेशन। सो राइट इज 2 लेट डिसेलरेशन। इसको हम लेट डिसेलरेशन कंसिडर करेंगे कि फीटल हार्ट रेट इज gradually goes down and return to baseline, but there is no deceleration occur. So this is the situation of late deceleration in NST cardiotocogram. Next, contraindication of nasopharyngeal airways is. nasopharyngeal airway यूज करने की contraindication किस कंडीशन में nasopharyngeal airway यूज नहीं करना चाहिए? 1 skull base fracture, 2 sedated patient, 3 unconscious and 4 during dental procedure. So right answer is 1 skull base fracture। अगर skull में fracture है, base fracture है, तो उस कंडीशन में nasopharyngeal airway का यूज नहीं करना चाहिए इन पेशेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाई फ्लो ऑफ वेंटिलेशन। हाई फ्लो ऑफ वेंटिलेशन देने से क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? 1 एस्पिरेशन, 2 न्यूमोथोरैक्स, 3 डायफ्रामेटिक हर्निया एंड 4 COPD। अगर पेशेंट वेंटिलेटर पे है और उसको हाई फ्लो वेंटिलेशन दे दिया है तो उसमें क्या कॉम्प्लिकेशन होगा पेशेंट को? ऑप्शन नंबर 2 न्यूमोथोरैक्स। पेशेंट को न्यूमोथोरैक्स हो सकता है ड्यू टू हाई वेंटिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू इमेज। आपको एक इमेज दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द FiO2 फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन रेट इन द गिवन वेंचुरी मास्क। आपको एक वेंचुरी मास्क की इमेज दिखाई जाएगी अभी और पूछा है कि उसमें FiO2 कितना दे सकते हैं। इस इमेज में FiO2 का स्ट्रेंथ कितना होता है? सो ऑप्शंस आर इमेज। इसको आप देखेंगे वेंचुरी मास्क का इमेज है और इसका कलर है ऑरेंज। सो आप थोड़ा सा रिवाइज करना है कि ऑरेंज कलर का वेंचुरी मास्क अगर ऑप्शंस आर 1 is 40%, 2 31%, 3 60% and 4 28%. So रेड कलर ऑरेंज इन कलर वेंचुरी मास्क कितना FiO2 आप दे सकते हैं? ऑप्शन नंबर 1 40%, orange color in, so FiO2 is 40%. Next, a patient is having calcium level of 7. Identify the ECG change in this patient. So 7 आप देखेंगे, 7 अगर कैल्शियम लेवल है so this is the hypocalcemia. नॉर्मली 8 होता है, 8 to 10,
तो अगर 7 है तो इट्स रिलेटेड टू हाइपोकैल्सीमिया, और हाइपोकैल्सीमिया में क्या इसी चेंज होता है? ऑप्शन 1 टी वेव इन्वर्जन, 2 प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल, 3 इज प्रोमिनेंट टी वेव एंड 4 पीक यू वेव। हाइपो की बात हो रही है, मतलब कम की बात हो रही है, तो उसमें ईसीजी में भी थोड़ा लोड पड़ेगा। कम चीज अगर बात है तो हार्ट को भी थोड़ा लोड करना पड़ेगा, मतलब टाइम लेगा। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा 2 प्रोलॉन्ग्ड क्यूटी इंटरवल। Prolonged QT interval is related to if there is calcium level is 7 and this is the condition of hypocalcemia. Next question is identify the abnormality seen in the patient pH इसका दिया है 7.25, partial pressure of CO2 is 40, HCO3 level is 22, Na is 150 and Cl is 100। तो आपको कंडीशन बताना है एबीजी का कि एबीजी में इसमें से कौन सी कंडीशन होगी अगर इसका फाइंडिंग्स आपके पास फाइंडिंग्स है। ऑप्शन ए मेटाबॉलिक एसिडोसिस, 2 इज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, 3 मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस एंड 4 रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। तो सबसे पहले आपको पीएच को देखना है। पीएच में अगर हम देखेंगे तो इट्स एसिडिक, क्योंकि पीएच कम है तो ये एसिडिक है। देन विल सी द CO2 लेवल, CO2 लेवल इज नॉर्मल, सो रेस्पिरेटरी नहीं है। HCO3, CO3 इज लो, तो ये मेटाबॉलिक से रिलेट करता है, तो इट्स मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ऑप्शन 1। अगर ये CO2 में कुछ गड़बड़ होता तो ये रेस्पिरेटरी बनता, अगर HCO3 में कुछ गड़बड़ है तो दैट इज मेटाबॉलिक, सो ऑप्शन 1 इज राइट, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। नेक्स्ट, during suctioning the patient complain of respiratory distress, first nursing action should be। सक्शन करते टाइम अगर पेशेंट कंप्लेन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का कंप्लेन कर रहा है तो व्हाट इज द फर्स्ट एक्शन अकॉर्डिंग टू यू? ऑप्शन 1 इमीडिएटली रिमूव सक्शन कैथेटर, 2 सक्शन रैपिडली इन 5 सेकेंड एंड रिमूव द कैथेटर, 3 कॉल सीनियर नर्स एंड 4 कॉल डॉक्टर इमीडिएटली। सो राइट ऑप्शन इज 1, इमीडिएटली रिमूव द सक्शन कैथेटर। सक्शन कैथेटर को आपको रिमूव करना है जल्दी से अगर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है पेशेंट को, तो ऑप्शन 1 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, अर्लियर सिम्टम ऑफ हाइपोनेट्रीमिया इज व्हेन द सोडियम लेवल बिलो अकॉर्डिंग टू रेंज। तो हाइपोनेट्रीमिया का अर्लियर सिम्टम, सबसे फर्स्ट सिम्टम क्या होगा? 1 फैटीग, 2 एटेक्सिया, 3 थर्स्ट एंड 4 वीकनेस। सो राइट ऑप्शन इज फैटीग। अर्लियर सिम्टम ऑफ हाइपोनेट्रीमिया इज फैटीग। अगर सोडियम लेवल कम हो जाता है तो अर्लियर इज फैटीग, ऐसा लगता है फैटीग। व्रत वगैरह में भी अगर नमक नहीं खाते हैं जिस दिन तो उस दिन फैटीग हो जाता है, थकान बहुत ज़्यादा रहती है, तो दैट इज ड्यू टू लो सोडियम लेवल। सो अर्लियर सिम्टम इज फैटीग। नेक्स्ट, अर्लियर साइन ऑफ हाइपोकैल्सीमिया इज लो लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड। सो हाइपोकैल्सीमिया का अर्लियर साइन क्या होगा? ऑप्शन 1 ट्विचिंग, 2 नेगेटिव जियोस्टिक साइन, 3 वीकनेस एंड 4 exaggerated DTRs। सो राइट इज ट्विचनिंग, स्पैज्म जैसा लगेगा, अकड़न जो होती है, ट्विचनिंग। द अर्लियर साइन ऑफ हाइपोकैल्सीमिया इज ट्विचनिंग। नेक्स्ट, पेशेंट हैज वाइटल्स, आपको वाइटल साइन दिए पेशेंट के और पूछा है कि कौन सा ट्रायल्स आप प्लान करेंगे। इफ वाइटल्स बीपी इज 120/60, पल्स इज 88, SpO2 इज 99 एंड रेस्पिरेटरी 23, तो पेशेंट शुड बी क्लासिफाइड इन विच ट्रायल्स। जब कोई भी डिजास्टर वगैरह होता है तो ट्रायज से मैनेज करते हैं पेशेंट्स को। सो वाइटल्स आपको नॉर्मल लग रहा है, बीपी, पल्स, रेस्पिरेटरी ऑल एज नॉर्मल,
तो पेशेंट कौन से आप ट्राइज में रखोगे? ऑप्शन 1 रेड, 2 येलो, 3 ग्रीन एंड 4 ब्लैक. So right is 2 because vitals are looking normal. There is no as much urgency. So green trials आप प्लान करेंगे according to vitals. Next, patient is having temperature 104 Fahrenheit, BP is 140/90, respiratory rate is 28 and pain scale is 5. Which factor will you primarily manage in this condition? अगर आपके पास ये वाली कंडीशन है, BP is 140/90 and temperature is 104 Fahrenheit, रेस्पिरेटरी रेट इज 28 एंड पेन स्केल इज 5, तो सबसे पहले आप कौन से सिम्टम को ट्रीट करेंगे, कौन से वाइटल साइन को आप प्राइमरली मैनेज करेंगे? तो ऑप्शन में टेम्परेचर, 2 BP, 3 रेस्पिरेटरी एंड 4 पेन. सो राइट इज 1 temperature because temperature is it's going to be hyperparexia. It's not the normal condition. अगर इससे ज़्यादा होगा तो पेशेंट को सीजर्स होंगे या कुछ और भी एबनॉर्मलिटी हो सकता है, तो सबसे पहले टेम्परेचर को मैनेज करना है इन दिस कंडीशन. नेक्स्ट ऑल्सो दिस इज सेम कंडीशन. पेशेंट हैज टेम्परेचर इज 103 Fahrenheit, heart rate is 110, respiratory is 23 and BP is 132/66. Which factor you will primarily manage in this condition? First is temperature, 2 heart rate, 3 respiratory rate and 4 BP. In this condition also, temperature will manage first. Temperature is not normal. It's 103 Fahrenheit. This is not the normal temperature. So this is the primarily area to be managed first. Next है, according to ABC, airway breathing circulation, which of the following describe improper cardiac circulation? 1 is hypotension, 2 diminished pulse, 3 tachypnea and 4 CRT less than capillary refill time जो होता है it's less than 3 seconds. So right option is diminished pulse. अगर पल्स डिमिनिस्ड है, बहुत ही हल्की पल्स है, तो इट मीन सर्कुलेशन इज नॉट प्रॉपर एंड कार्डियक, इसमें कार्डियक सर्कुलेशन का बात हो रहा है, तो पल्स डायरेक्टली इफेक्ट्स द कार्डियक सर्कुलेशन. So diminished pulse is the indicator for improper cardiac circulation. Next, during IV administration, which of the following drug cause extravasation and damage to the site? कौन सी ड्रग जो है, अगर IV एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, कैनुला वगैरह लगा रहे हैं, तो कौन सी ड्रग कैन कोज एक्स्ट्रावेसेशन एंड डैमेज टू द साइट? 1 is diazepam, 2 epinephrine, 3 phenytoin and 4 ranitidine. So right option is phenytoin. It's an anti-seizure drug, anti-epileptic, and this drug can cause extravasation and damage to the site if it's got expel. अगर कुछ भी अंदर जाके it's वहाँ पे एक्स्ट्रावेसेशन हो रहा है तो वो उस साइट को डैमेज कर सकती है. phenytoin. नेक्स्ट है, द ट्रांसल्यूमिनेशन प्रोसीजर इज डन विद. ट्रांसल्यूमिनेशन प्रोसीजर किस लिए किया जाता है? ऑप्शन 1 फॉर द वेनिपंक्चर, 2 एंजियोग्राफी, 3 ब्लड कल्चर एंड 4 बोन मैरो एस्पिरेशन. सो राइट ऑप्शन इज 1. Transillumination procedure is done for the venipuncture, with the venipuncture. ट्रांसल्यूमिनेशन में एक शाइनिंग लाइन सा कुछ एक लाइट से दिखाते हैं, तो अंदर का जो भी स्ट्रक्चर है दैट इट्स विजिबल हो जाता है. तो जब भी वेनिपंक्चर करते हैं तो उसके साथ ट्रांसल्यूमिनेशन प्रोसीजर भी किया जाता है टू असेस द वेन इजीली. बाकी एंजियोग्राफी, ब्लड कल्चर, बोन मैरो एस्पिरेशन में इसका जरूरत नहीं होता है, because these are the invasive procedure. Next है,
In a 3-year child, which of the following is the best complementary feed that can be given to this child? 3 साल के बच्चे में बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्री फीड कौन सा होता है? 1 is mess banana, 2 dal rice, 3 fruit juice and 4 boiled soft carrot. So right option is of course dal rice. This is the best complementary feed. इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट प्लस थोड़ा बहुत स्टार्च वगैरह भी होता है. सो दाल राइस इज द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्री फीड फॉर द टोडलर 3-year-old child. Next है, a child is on CPAP and hemodynamically stable. Which of the following is best method of feeding this child? CPAP है पर है बच्चा लेकिन हीमोडायनेमिकली स्टेबल है. इस कंडीशन में व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू फीड द चाइल्ड? 1 is breastfeeding, 2 nasogastric feeding, 3 cup feeding and 4 IV fluids. So right option is nasogastric feeding. CPAP पे है, hemodynamically stable है, तो nasogastric feeding is the best method to feed the child. Next है, in a 4.5 mm ET tube endotracheal tube का साइज आपको दिया है that is 4.5 mm एंड पूछा है what size of suction catheter is used. इस वाली ET ट्यूब के साथ कितना साइज का सक्शन कैथेटर यूज होगा? 1 is 10 French, 2 12 French, 3 15 French and 4 18 French. So right is 10 French बिकॉज ये भी लोअर साइज में ही है. 3, 3.5, 4, 4.5 ये बच्चों में ही यूज होता है ज़्यादातर. थोड़े से जो टोडलर प्री स्कूल वाली एज होती है दैट इज 4.5 तक. बाकी इसका जो मैक्सिमम साइज होता है ET ट्यूब का दैट्स गोज टू 9 mm. 9 mm तक जाता है दैट यूज फॉर अडल्ट्स. 8, 8.5, 9 तक. लेकिन 4.5 है दैट मीन्स छोटी ट्यूब है और इसके साथ छोटा वाला ही सक्शन कैथेटर यूज होगा. नेक्स्ट स्पेसिफाई करना है कि कौन सी डेट में उन्होंने WHO ने डिक्लेयर किया था COVID-19 इज ए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी. सो राइट ऑप्शन इज 30 जनवरी. 30 जनवरी 2020 को WHO हैज डिक्लेयर्ड COVID-19 इज ए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी. 30 जनवरी, 26 जनवरी के 4 दिन के बाद. नेक्स्ट, नॉर्मल इंटरवल ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स. QRS कॉम्प्लेक्स का नॉर्मल इंटरवल कितने सेकेंड का होता है? 1 is 0.08 सेकेंड, 2 0.12 सेकेंड, 3 0.16 सेकेंड and 4 0.4 सेकेंड. सो राइट ऑप्शन इज 0.08 सेकेंड. QRS कॉम्प्लेक्स टाइम नॉर्मल इंटरवल टाइम इज 0.08 सेकेंड. नेक्स्ट, the flow rate of a drug is shown as 50 ml in 15 minutes. The correct flow rate of this drug is? Next question is, for a patient the desired dose of a drug is 200 mg BD and the available dose of this drug is 0.1 gram. The correct dosage for one dose of this drug is? आपको बोला है कि एक पेशेंट को 200 mg लेना है BD, एक बार में 200 mg लेना है और आपके पास अवेलेबल डोजेस दिस ड्रग इज 0.1 ग्राम. सो 0.1 ग्राम इज इक्वल टू 100 mg. 100 mg की 0.1 ग्राम इज इक्वल टू 100 mg. सो द करेक्ट डोसेज फॉर वन टैबलेट फॉर दिस ड्रग इज ऑप्शन 2. 2 टैबलेट खाना पड़ेगा एक बार में टू मेक दी 200 mg. सो ऑप्शन 2 इज राइट. नेक्स्ट, the desired dose of morphine for a patient is 0.4 mg and dose available is 1 mg per ml. The correct formulation for this patient is? Options are 0.4 ml, 2 0.8 ml, 3 0.2 ml and 4 0.3 ml. So आपको दिया गया है 1 mg equal to
1 mg पर ml, मतलब 1 ml इक्वल टू 1 mg। तो 0.4 mg के लिए कितना ml यूज होगा? तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको दिया गया है, 1 mg इक्वल में 1 ml, तो 0.4 mg में 0.4 ml। राइट ऑप्शन इज 0.4 ml। कई बार क्वेश्चन आप आंसर भी उसी में होता है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सो 1 mg इक्वल टू 1 ml है, तो आपको बस देखना है कि इसका सेम आपको ml में भी बनाना है। नेक्स्ट है, ए अस्थमा पेशेंट कम टू इमरजेंसी विद अ कंप्लेन ऑफ वीजिंग एंड चेस्ट पेन, व्हाट शुड बी द फ्लो रेट फॉर ऑक्सीजन फॉर दिस पेशेंट। एक अस्थमा का पेशेंट इमरजेंसी में आया है विद द वीजिंग प्रॉब्लम, तो इस कंडीशन में ऑक्सीजन का रेट कितना होगा, ऑक्सीजन फ्लो रेट कितना होना चाहिए? 1 2 लीटर पर मिनट, 2 5 लीटर पर मिनट, 3 10 लीटर एंड 4 15 लीटर। सो राइट ऑप्शन इज 2 लीटर। 2 लीटर पर मिनट के हिसाब से ही अस्थमा में वीजिंग प्रॉब्लम अगर हो रही है तो 2 लीटर पर मिनट के हिसाब से ही ऑक्सीजन दिया जाता है। बाकी फिजिशियन के ऊपर भी होता है, लेकिन जो रिकमेंडेड है दैट इज 2 लीटर, इससे ज़्यादा आप अपने आप से कंसिडर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ए पेशेंट एपिकल पल्स इज 80 mg, एपिकल पल्स कार्डिक वाली देखना है आपको, एंड रेडियल पल्स इज 60, आइडेंटिफाई द पल्स डेफिशिएंट। एपिकल पल्स 80 है और रेडियल पल्स 65 है, तो पल्स डेफिसिट कितना होगा, इसमें आपको डिफरेंस बताना है। पल्स डेफिसिट का फॉर्मूला यही होता है कि एपिकल पल्स माइनस रेडियल पल्स। सो ऑप्शंस आर 10 2 15 3 25 एंड 4 35। सो pulse deficit is apical pulse minus radial pulse. So 80 minus 65 equal to 15. Right option is 2. Next, in newborn, Apgar score at 1 minute is 7. फर्स्ट मिनट वाला अपगार स्कोर 7 है। नर्स फाउंड द बेबी माउथ कॉर्नर इज स्टेन विद सिक्रेशन ऑफ मैकोनियम, व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट स्टेप। 1 मिनट में अपगार स्कोर 7 था बेबी का, लेकिन उसी टाइम पे नर्स देखती ऑब्जर्व कर रही है कि देयर इज सिक्रेशन अराउंड द माउथ। उस टाइम पे क्या करना है? 1 प्रिपेयर फॉर रिसस्टेशन, 2 इन्फॉर्म फिजिशियन, 3 परफॉर्म द सक्शन ऑफ माउथ एंड नोज, 4 परफॉर्म द रूटीन केयर। राइट इज 3, परफॉर्म द सक्शन ऑफ माउथ एंड नोज। सक्शन करना है उस टाइम पे। अगर अपगार स्कोर 7 है तो पेशेंट बेबी इज नॉट एज मच सीवियर कि उसमें किसी भी इमरजेंसी की जरूरत करना चाहिए, तो परफॉर्म द सक्शन ऑफ माउथ एंड नोज। नेक्स्ट है, फंक्शन ऑफ जिंक इन मैनेजमेंट ऑफ डायरिया इज। डायरिया की मैनेजमेंट में जिंक का क्या फंक्शन है? डायरिया होते ही जिंक शुरू कर देते हैं बच्चे में, तो ज़्यादातर 14 दिन तक जिंक चलता ही चलता है। तो उसके वो किस लिए दिया जाता है? 1 इंक्रीज एपेटाइट, 2 रिजोल्व एब्डोमिनल क्रैम्प्स, 3 मेंटेन हाइड्रेशन एंड 4 प्रिवेंट इंड्यूरेशन। सो राइट ऑप्शन इज 3, मेंटेन हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए जिंक दिया जाता है इन डायरिया, टू मेंटेन हाइड्रेशन। नेक्स्ट, a child having diarrhea shows sunken eyes and eagerly thirsty. When milk is provided to baby, it drinks it eagerly. Which type of dehydration is in this patient? एक बच्चा जिसको डायरिया है and he or she has sunken eyes and he is eagerly to eat something, to drink something. बहुत ही ज़्यादा थ्रस्टी है, उसको मिल्क दिया, उसने एक बार में पी लिया, तो इस कंडीशन को आप कौन सा टाइप ऑफ डिहाइड्रेशन कंसिडर करेंगे? 1 माइल्ड डिहाइड्रेशन, 2 मॉडरेट, 3 सीवियर एंड 4 नॉर्मल। सो राइट इज 2. दिस इज द कंडीशन ऑफ मॉडरेट डिहाइड्रेशन। मॉडरेट डिहाइड्रेशन
वाली सिचुएशन है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू WHO व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। WHO के अकॉर्डिंग सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर का मैनेजमेंट क्या होता है? 1 पुशिंग विद वल्साल्वा मैन्योर, 2 मॉनिटरिंग फीटल हार्ट रेट, 3 पेरिनियल मसाज एंड 4 इमरजेंसी सी सेक्शन। सो राइट ऑप्शन इज 2 मॉनिटरिंग फीटल हार्ट रेट। सेकेंड स्टेज में पेशेंट का मदर का ही एफर्ट्स, मदर के कॉन्ट्रैक्शंस पे ही डिपेंड करता है। सो फीटल हार्ट मेंटेन करना, इट्स दी मैनेजमेंट इन सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। फीटल हार्ट रेट हर चीज में प्रायोरिटी है, कोई भी सिचुएशन है तो फीटल हार्ट रेट मेंटेन करना है आपको, बाकी सब सेकेंडरी मानते हैं। Patient is having hyperventilation and CO2 level is below normal range. Priority nursing management in this patient is, patient is having hyperventilation and CO2 level below normal range, normal range से कम है, तो इस टाइम पे प्रायोरिटी नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा? 1 पेपर बैग ब्रेथ, 2 give O2 directly, 3 inform the doctor and 4 give sedatives. Right is 1 पेपर बैग ब्रेथ। अगर हाइपरवेंटिलेशन एंड CO2 लेवल इज लो है तो उस कंडीशन में पेपर बैग ब्रेथ के लिए प्रोवोक करना है पेशेंट को। आइडेंटिफाई द ECG गिवन बिलो। आपको ECG का पैटर्न दिया है, पूछा है कि ECG किस कंडीशन में होता है। 1 एट्रियल फ्लटर, 2 एट्रियल फिब्रिलेशन, 3 साइनस टैकीकार्डिया एंड 4 नॉर्मल साइनस रिदम। सो राइट इज 3 sinus tachycardia. This ECG findings is related to sinus tachycardia. Tachycardia वाली सिचुएशन है ये, और ऐसे इसको sinus tachycardia बोलते हैं। नेक्स्ट है, द बेस्ट पोजिशन फॉर डूइंग लंबर पंक्चर इज। लंबर पंक्चर करने के लिए बेस्ट पोजिशन क्या होनी चाहिए? आर 1 लेफ्ट लेटरल, 2 राइट लेटरल, 3 फाउलर एंड 4 प्रोन। तो राइट ऑप्शन इज 1 लेफ्ट लेटरल। लंबर पंक्चर लेफ्ट लेटरल पोजीशन में करना चाहिए, दिस इज द बेस्ट पोजीशन। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ नेजल इंटूबेशन इज। नेजल इंटूबेशन करने की कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है? किस सिचुएशन में नेजल इंटूबेशन नहीं करते हैं? 1 कॉन्शियस पेशेंट, 2 फ्रैक्चर ऑफ बेस ऑफ स्कल, 3 पेशेंट विद लिमिटेड माउथ ओपनिंग एंड 4 इंट्रा ओरल मास। ये हमने पहले भी पढ़ लिया क्वेश्चन कि अगर नेजल, हमने नेजोफेरेंजियल पढ़ा था, नेजोफेरेंजियल एयरवे किस में करना, नहीं यूज करना है, और इसमें पूछा है नेजल इंटूबेशन किस कंडीशन में नहीं करना है। सो वो दोनों का ऑप्शन सेम है, फ्रैक्चर ऑफ बेस स्कल। अगर बेस स्कल में फ्रैक्चर है तो उस कंडीशन में नेजल इंटूबेशन भी नहीं करना चाहिए और नेजोफेरेंजियल एयरवेज का यूज भी नहीं करना चाहिए इन फ्रैक्चर ऑफ बेस ऑफ स्कल। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट का टाइप पूछा है आपसे, आइडेंटिफाई दिस इंस्ट्रूमेंट। आपको एक इमेज दिया है और पूछा है कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। ऑप्शंस आर एलिस फोर्सेप, 2 वल्सलम फोर्सेप, 3 चितल फोर्सेप एंड 4 कोकर फोर्सेप। सो राइट इज ऑप्शन 1, दिस इज एलिस फोर्सेप। एलिस फोर्सेप में ये आगे जो होते हैं ये दांत जैसे होते हैं, टूथड होते हैं, जैसे हैंड की ग्रेस्पिंग पावर होती है ऐसे इसका भी ग्रेस्पिंग पावर है। फिंगर जैसे इसमें स्ट्रक्चर है, छोटे छोटे फिंगर जैसे। सो ये एलीज में होते हैं। वल्सलम में थोड़ा ऐसा ही होता है, लेकिन वल्सलम के जो ये होता है पार्ट, ये कर्व होता है, ऐसे कर्व होता है और थोड़ा इसमें लॉन्ग होता है। सो दिस इज दी एलीज फोर्सेप, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। आपको जो ऑप्शंस हैं उसमें से आपको ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का रूट बताना है। 1 सबकुटेनियस विद जेट ट्रैक, 2 IM विद जेट ट्रैक, 3 IV एंड 4 इंट्राडर्मल।
ऑल आर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रूट, बट आपको स्पेसिफाई करना है जो बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन 2, IM विद जेट ट्रैक मेथड। ये क्वेश्चन मुझे अधूरा लग रहा है। अगर इसमें डार्क कलर मेडिसिन होता तो IM विद जेट ट्रैक, IV भी दे सकते हैं, इंट्राडर्मल भी दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में आई एम नॉट कमेंटिंग एनीथिंग। सेकंड, आई एम जस्ट पेस्टिंग। नेक्स्ट है, मैक्सिमम भारत रत्न अवार्ड वर गिवन इन विच ईयर। ज्यादा मैक्सिमम भारत रत्न अवार्ड कौन से साल में दिए गए थे? 1 is 199, 2 2024, 3 1989 and 4 2022. So right option is 2। 2024 में सबसे ज्यादा भारत रत्न दिए गए हैं इन इंडिया, 2024। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ओड वन। ओड वन क्या है इसमें? सबसे जो ओड है, 1 is cream, 2 butter, 3 ghee and 4 oil. So right is oil, because ये सारे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, बट ऑयल इज नॉट अ डेयरी प्रोडक्ट्स। ऑप्शन 4 इज द ओड वन। नेक्स्ट, core body temperature can be measured using all the following method except। बॉडी टेम्परेचर मेजर करने का आप मेथड्स कौन सा मेथड नहीं यूज करते हैं? 1 ओरल, 2 रेक्टल, 3 टेम्पोरल आर्टरी एंड 4 इसोफेजियल। सो राइट इज कोर बॉडी टेम्परेचर किस मेथड से मेजर नहीं किया जाता, एक्सेप्ट पूछा है। सो राइट ऑप्शन इज टेम्पोरल आर्टरी। टेम्पोरल आर्टरी इज नॉट यूज फॉर कोर बॉडी टेम्परेचर मेजरमेंट। नेक्स्ट, in a 35-year-old female, USG shows 2 mm mass and CA 125 is reactive. What is the diagnosis in this patient? 35-year-old फीमेल है, अल्ट्रासाउंड में 2 mm का मास है एंड CA पॉजिटिव आ गया, CA एंटीजन इज पॉजिटिव, 125 इज रिएक्टिव। इसमें कौन सा डायग्नोस होगा? 1 ओवेरियन कैंसर, 2 सर्वाइकल कैंसर, 3 म्यूकोजल कैंसर एंड 4 यूट्राइन कैंसर। So right option is 1, ovarian cancer, because CA 125 also reactive, so this is the condition of ovarian cancer. So friends, 40 question we have done, half of the exam we have covered in this video. In next video we'll just finish it, 80 question है इसमें। So till that time watch the video। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।